ओके, तो पिछली क्लास में मैंने आपके साथ मोरल कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात की थी। मोरल कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टेंस पे मेरे पास कुछ न्यूमेरिक है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कल की जो क्लास पढ़ी उसके अनुमेर है, उसके क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैम्डा इक्यू, मतलब निम्नलिखित में से किसकी सब सर्वाधिक तुल्यांकी चालकता है। ऑप्शन उसने आपको दे रखे हैं 0.2 मोलर केसीएल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 0.5 एम केसीएल, तीसरा है आपके पास 0.2 एम केसीएल और डी है आपके पास क्या 0.005 एम केसीएल। ठीक है, अब उसने आपसे ये पूछा हुआ है कि इसमें से किसकी सबसे ज्यादा क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, या इसमें से सबसे ज्यादा तुल्यांकी चालकता किसकी है। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके पास आती है। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट केसीएल, हर केस में क्या है केसीएल है, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं बदल रहा है। और मैंने कल भी आपको कहा था कि केसीएल क्या है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो ये M यहाँ पे भी है, मोलर यहाँ पे भी है, M यहाँ पे भी है, चारों ऑप्शन में आपके पास क्या है मोल कंसेंट्रेशन सेम ही है, मोलर ही कंसेंट्रेशन है। लेकिन यहाँ पे कितना है 0.1 है, यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.005 M है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन जो है, हाईएस्ट जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी है 0.1 है, 0.1 है ए ऑप्शन में। और जो लोवेस्ट कंसेंट्रेशन आपके पास है वो कितना है 0.05, ये वाला जो डी ऑप्शन में है। तो आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा इक्यू क्या होती थी, लैम्डा इक्यू क्या करती थी इंक्रीज करती थी जब हम कंसेंट्रेशन को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था, ये कुछ ग्राफ इस तरीके का ग्राफ कल आ रहा था। तो इसमें से जिसमें कंसेंट्रेशन सबसे कम होगी उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो इन ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपकी कंसेंट्रेशन क्या है सबसे कम है, और क्योंकि कंसेंट्रेशन आपकी कम है इसीलिए उसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी उस केस में हाईएस्ट होगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी हाईएस्ट होगी। अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी हाईएस्ट होगी। एक ही केस आपके पास ऐसा है, मैं थोड़ा चेक कर लूं ये और हो रहा है कि नहीं। अच्छा, पहला तो ये हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम डिपेंड अपॉन, लैम्डा एम किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन है आपके पास टेम्परेचर पे, बी है आपके पास डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड सी है आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और डी है आपके पास क्या सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपके पास कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। लैम्डा एम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, डिस्टेंस पे, कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट पे और सरफेस एरिया इलेक्ट्रोलाइट पे। तो बेसिकली लैम्डा एम जो होता है वो डिपेंड करता है आपका, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कैसे, क्योंकि फॉर्मूला में था लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू सी ई क्यू था। तो जो के होता है वो क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपकी डिपेंड करती है किस पे टेम्परेचर पे, इसलिए एक ऑप्शन टेम्परेचर हो गया। और सीई कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन क्या है ए और सी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारी पिछली क्लास की क्वेश्चन है। अब मुझे आज के जो टॉपिक है वो टॉपिक डिस्कस करने हैं, आज की क्लास के लिए जो टॉपिक है और वो डिस्कस करने हैं आज की क्लास। और फिर मैं कल इस क्लास में बेस्ड आपको फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगा।
कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करूंगा, थोड़ी सी टेक्निकल कुछ ग्लिचेस है, उनको हम सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो चीज है वो है आपके पास आज के लिए, सबसे पहले हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। दूसरा हम देखेंगे नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तीसरी चीज हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल। और चौथी चीज जो हम देखेंगे आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और लास्ट में जो सेवेंथ टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज का ये इस तरीके से आज की क्लास में मैं आपके साथ 7 टॉपिक जो है वो 7 टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला गैल्वेनिक सेल है, नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और लास्ट में 7वां जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। और गैल्वेनिक सेल को ही हम क्या कहते हैं? वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो सेल बनाया था वो वोल्टाइक ने बनाया था 1796 में, इसीलिए इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहते हैं। ये टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इतनी बात मैं आपसे पिछली क्लास में कर चुका था। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, दो क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं। बहुत सिंपल रखना है, आप दो बीकर लेते हैं। एक जो बीकर होता है उस बीकर में आप ZnSO4 के सॉल्यूशन को रखते हैं। पहले बीकर में ZnSO4 के सॉल्यूशन में रखते हैं, दूसरे बीकर में हम CuSO4 के सॉल्यूशन में रखते हैं। दोनों बीकरों में अच्छा जिसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन C1 है, CuSO4 का कंसंट्रेशन जितना जो है उसका कंसंट्रेशन कितना है? C2 है। अब क्या है, जिसका सॉल्यूशन होगा उसी की रॉड को हम डिप करते हैं, क्योंकि ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो उसमें जिंक की रॉड को डिप करते हैं। CuSO4 का सॉल्यूशन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? कॉपर को डिप करते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इनको एक वोल्टामीटर से या वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसकी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो या तो ऑक्सीडेशन होता है या तो रिडक्शन होता है। तो बेसिकली इस पहले वाले इलेक्ट्रोड में जिंक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जिंक क्या करेगा? सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन देगा, 2e इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कब तक देगा? वो तब तक इलेक्ट्रॉन देते रहेगा जब तक ये रिएक्शन रुक न जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे सॉल्यूशन के पास में, जिसमें नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। दूसरी तरह CuSO4 का जो सॉल्यूशन में जब मैं कॉपर की, यहाँ पे मैंने जिंक की रॉड को डिप किया था, यहाँ पे कॉपर की रॉड को डिप किया था। तो बेसिकली जब कॉपर क्या करेगा, कॉपर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं इन दोनों सॉल्यूशनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करता हूँ। सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा? सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने से दो चीजें होंगी। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है? KCl होता है, KNO3 हो गया, AgNO3 हो गया, इस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज का दो दो फंक्शन होता है। पहले सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देखते हैं। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज का क्या है? अच्छा, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है? सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज किससे बनता है? सॉल्ट से। जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, AgNO3 हो गया। एक ये दो काम करता है। पहले ये क्या करता है? सर्किट को क्या करता है? ये सर्किट को क्या करता है? ये कंप्लीट करता है। पहला काम तो इसका क्या है? सर्किट को कंप्लीट करना। और दूसरा काम इसका क्या है कि ये क्या करता है? आपका इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी बनाए रखता है।
न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी बनाए रखता है। पहला काम क्या है, इसने ऑक्सीडेशन सेल को रिडक्शन सेल से दोनों को कनेक्ट करके एक ब्रिज बना दिया है। दूसरा ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी करता है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मतलब अभी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हुए थे तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम थे, तो उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक क्या करता है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 ई इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव 2 प्लस 2 ई इलेक्ट्रॉन, और जिंक जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको कौन एक्सेप्ट करता है, कॉपर एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरीके से जिंक प्लस 2 कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू हो गया आपका जिंक 2 प्लस प्लस ऑफ कॉपर। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों के फ्लो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की फ्लो की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको कल बताई थी, लून। लून लून क्या होता है, आपका लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है और वो होता है एनोड होता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या है, एनोड हो गया, और यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये क्या हो गया आपका, कैथोड हो गया, कैथोड हो गया। और कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो बेसिकली एनोड से कैथोड की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो करता है, फ्लो करते हैं। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की फ्लो की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। तो बेसिकली करंट यहाँ पे किस तरीके से फ्लो होता है, करंट आपका फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है आपका कैथोड से लेके एनोड की तरफ आपकी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रोड आपके एनोड से लेके कैथोड की तरफ क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन आपके क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो। करंट और इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों क्या होती है, अपोजिट होती है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका गैल्वेनिक सेल जो होता है, उस गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइल सेल कहते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन वोल्टा ने की थी 1796 में। ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। बनाते कैसे हैं, हम दो बीकर लेते हैं, एक तरफ ZnSO4 के सॉल्यूशन को लेते हैं, एक तरफ हम CuSO4 के सॉल्यूशन को लेते हैं। जिसका आप सॉल्यूशन लेते हैं उसी के रॉड को आप डिप करते हैं। जैसे ZnSO4 के सॉल्यूशन में मैंने जिंक को डिप किया और CuSO4 के सॉल्यूशन में मैंने कॉपर को डिप कर दिया है। तो बेसिकली जब क्या होता है, जिंक ZnSO4 को इलेक्ट्रॉन देता है और कॉपर क्या करता है, CuSO4 के इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे KCl हो गया, सॉल्ट ब्रिज के दो काम होते हैं, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करते रहता है। इस तरीके से जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ से। मैंने कहा आपको यहाँ पे लोन याद रखना है, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब नोटेशन की बात आती है, नोटेशन की बात आती है तो हमेशा जो आपकी ऑक्सीडेशन सेल होता है उसे राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और रिडक्शन जो सेल होता है उसे रिडक्शन जो होगा उसको आप राइट हैंड साइड पे रखिए, राइट पे रखिए। और ऑक्सीडेशन जो होता है उसे आप क्या लिखते हैं, LHS की तरफ रहता है। ये जो डबल लाइन, दो लाइन है, ये है आपके पास क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। तो ये नोटेशन है किसका, किसी भी गैल्वेनिक सेल का या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ये क्या है, नोटेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, राइट हैंड साइड पे आपका रिडक्शन होगा, और बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया, तो नोटेशन हो गया है। अब मुझे जो दूसरी चीज डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करने के बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम पहुंचेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वहां तक पहुंचने की कोशिश हमारी रहेगी। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल आप जानते हैं क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी
tendency of electrode to lose or gain electron from its सॉल्यूशन। अपने सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। या फिर ऐसा कह लीजिए, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो दो चीजें होती है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है। केस वन क्या, दो केस होते हैं यहाँ पे। पहला केस हो गया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बेसिकली जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। मतलब क्या है, जैसे आपने क्या क्या किया, नीचे आपने ZnSO4 का सॉल्यूशन रखा और जब मैं इसमें जिंक की रॉड को डिप करता हूं तो जिंक की टेंडेंसी होती है, ये जिंक की रॉड है, तो ये जिंक की टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोड लूज करने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है और सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है, क्योंकि सॉल्यूशन में अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं और इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। बेसिकली फिर से कह रहा हूँ, जब मैंने ZnSO4 के सॉल्यूशन में जिंक को डिप किया तो जिंक की टेंडेंसी है कि सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन देने की, तो इस तरीके का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके बीच में है, जिंक और जिंक 2 पॉजिटिव के बीच में। जिंक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, जिंक 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को क्या दे दिए है, इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहता है। इसी तरीके से आपके पास दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, आपके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, जो क्या करता है, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करते हैं, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है और मैंने उसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड को या कॉपर मेटल को डिप किया, तो कॉपर क्या करेगा, CuSO4 के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और कॉपर के पास कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, तो इस तरीके से दो तरीके के पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी सॉल्यूशन से अपने ही इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने या गेन करने की जो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओन सॉल्यूशन, अपने ही सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने या लूज करने की जो टेंडेंसी है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके की होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मैंने एग्जांपल आपको दिखाया। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, SEP कहते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है। टेम्परेचर जो होना चाहिए आपका 25 डिग्री होना चाहिए या 298 डिग्री केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 डिग्री सेल्सियस। जो कंसंट्रेशन हो गया 1 मोल पर लीटर का कंसंट्रेशन हो, और जो जो प्रेशर हो आपके पास, प्रेशर जो हो उस प्रेशर कितना हो, 1 atm का प्रेशर हो। तो इन तीन कंडीशन पे जो आपका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, अगर रिडक्शन होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो बेसिकली इन तीन कंडीशन पे, कंडीशन क्या है कि 25 डिग्री पे 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन पे 1 atm प्रेशर पे जो आपका पोटेंशियल होगा, अगर रिडक्शन हुआ होगा तो उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और अगर उस समय ऑक्सीडेशन हुआ हो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम उसको
कहते हैं। बस इतनी सी बात है, बस कुछ खास नहीं है ये। अब आता है हम स्टैंडर्ड हाइड्रो, अब जो यहाँ से है, यहाँ से नेक्स्ट जो चीज है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, दिख तो ठीक ही रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट जो है मेरे पास, वो है मेरे पास SHEC, सी या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसको क्या कहता है? सी, SHEC। सी को कहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? बेसिकली बेसिकली जब आप सिंगल इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, इसका ई नॉट जो सेल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। इसका पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। अब कैसे काम करता है ये देखते हैं। सबसे पहले बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कोई भी एसिड लेते हैं, कोई भी एसिड लेते हैं और इस एसिड का कंसंट्रेशन होता है 1 मोल पर लीटर। एक एसिड लिया आपने, उसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोल पर लीटर है। इसमें क्या करते हैं आप? प्लेटिनियम की प्लेट, इसमें प्लेटिनियम के रॉड को डिप करते हैं। दूसरी जो चीज होती है कि यहाँ पे प्लेटिनियम ब्लैक लगाते हैं। प्लेटिनियम ब्लैक लगाते हैं। प्लेटिनियम ब्लैक क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? ये क्या करता है? एब्जॉर्ब हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। इस जो जो ये प्लेटिनियम, प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम फॉइल, ये प्लेटिनियम ब्लैक की जो फॉइल होगी, यहाँ पे प्लेटिनियम, इसके अंदर हम मर्क्यूरी रखते हैं और इसके अंदर एक क्या होती है? कॉपर की वायर होती है। कॉपर की वायर होती है। इस कॉपर की वायर का काम होता है, वायर होता है वोल्टेज को, ये वोल्टेज के लिए काम करता है वो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं? H2 गैस को, एक और चीज होती है, ये पूरा ग्लास का सेटअप होता है। H2 गैस को क्या करता है? पास करता है। तो जब ये H2 गैस पास होती है सॉल्यूशन में, तो बबल उठते हैं। क्या उठते हैं? बबल उठते हैं। और ये प्लेटिनियम ब्लैक जो होता है वो उस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली दो चीजें हो गई हैं। मैंने सेटअप फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक एसिड, एक डब्बा है, उस डब्बे में आपके पास एसिड है जिसका सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। उसके अंदर आपने क्या कर रखा है? एक प्लेटिनियम की फॉइल को, प्लेटिनियम को के फॉइल को डाल रखा है। उसके ऊपर आपके पास प्लेटिनियम फॉइल को प्लेटिनियम ब्लैक से कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। प्लेटिनियम ब्लैक का काम क्या है? कि हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। आपके पास इस सेटअप के अंदर कॉपर वायर होती है जहां से H2 गैस पास होती है, प्लेटिनियम ब्लैक हो गया। तो इस तरीके का ये पूरा आपके पास सेटअप है। तो बेसिकली जो होता है कि जो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन में, और आपके पास H+आयन जो एसिड के हैं, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। मतलब क्या हो गया है? हाफ ऑफ H2 और H पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में मतलब क्या हो गया? H+ का कंसेंट्रेशन हो गया और हाइड्रोजन गैस जो एब्जॉर्ब हो रही है, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो पोटेंशियल होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0। अगर इसको एनोड की तरह काम कराना है, आपको एनोड की तरह अगर आपको इसको एनोड की तरह काम करवाना है, एनोड की तरह काम करवाना है, तो ये होगा आपके पास हाफ ऑफ H2, ये कन्वर्ट हो गया H पॉजिटिव प्लस P इलेक्ट्रोड पे। और अगर कैथोड की तरह काम करवाना है, तो H पॉजिटिव पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये हाफ ऑफ H2 में बदल गया है। तो ये कैथोड की तरह काम कर सकता है, ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है, ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। इसका बहुत सारा यूटिलाइजेशन है। यूटिलाइजेशन क्या है? इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? कोई अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड है, उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक, अब इसका यूज करते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं
वो देखते हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन क्या है इसका। बेसिकली आपने क्या किया, एक डब्बा लिया जिसमें आपने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया और उसमें आपने जिंक की रॉड को डिप कर दिया है। ठीक है, और इधर पे आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है सी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये लगा दिया है। यहाँ पे प्लेटिनियम की वायर है और इन दोनों को आपने क्या कर दिया है, किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। बीच में आपने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है। यहाँ पे एसिड H प्लस का सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है बेसिकली। तो अगर आप देखेंगे तो जिंक की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, ये आपका एनोड है, ये आपका एनोड है, ये आपका क्या है, कैथोड है। एनोड है या ये आपका कैथोड है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज इसका इसका जो सेल होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि इसका 0 है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ओवरऑल वैल्यू किसकी आएगी, ZnSO4 की वैल्यू, जिनकी मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको शो होगी। अब देखिए यहाँ पे तो स्टैंडर्ड अच्छा होगा कैसे, यहाँ पे जो ई सेल होगा वो ई सेल जो टोटल सेल मतलब आपका कौन सी रिएक्शन कहता है, रिडॉक्स रिएक्शन होने के बाद जो ई सेल आएगा वो होगा आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड। ठीक है, ई एनोड। अब मैंने आपको कहा था ये एनोड की तरह भी और ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एनोड है, ये आपका क्या है, कैथोड है। ये एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। ठीक है, कैथोड हो गया है, एनोड हो गया है। तो अब जिनकी भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और हाइड्रोजन कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो वो इस समय इलेक्ट्रॉन को खाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन ये है, एनोड टू कैथोड। तो इसकी अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी, तो इसीलिए कैथोड में से आप एनोड को माइनस कर रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ई सेल जो आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 होता है और एनोड पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो वो 0.76 वोल्ट दिखाएगा। तो ई रिडक्शन जो सेल होगा, ई सेल जो होगा वो हो जाएगा -0.6 वोल्ट। किसके लिए, इसके लिए ये हो जाएगा इन केस ऑफ जिंक के लिए, ये हम निकाल सकते हैं। ये 0.76 कहाँ है, 0.76 एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जो आपको किस में शो होता है, आगे गैल्वेनोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसमें शो होगा। तो देखो इस समय मैंने इसको किसके लिए यूज किया है, एज ए कैथोड यूज किया है। अब मैं एक और काम करता हूँ, एक और सेटअप लेता हूँ। इस सेटअप में मैंने क्या किया कि आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको एज ए एनोड यूज किया और कैथोड में मैंने कॉपर CuSO4 का सॉल्यूशन में कॉपर को डिप कर दिया। यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन में गैल्वेनिक सेल बना दिया है। ठीक है, दोनों को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो इस समय जो है कि CuSO4 इस समय जो निकलेगा ई सेल निकलेगा, क्योंकि इस अब कैथोड पे क्या है, 0 मतलब इसमें वैल्यू आ रही है 0.34 वोल्ट और माइनस इसकी क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की 0 है, तो ई जो सेल आएगी वो कितनी आएगी, 0.34 वोल्ट आएगी। तो एक बार आपने देखा कि आपने एक बार इसको दाईं तरफ रखा है, दूसरी बार आपने इसको बाईं तरफ रखा। कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एज ए कैथोड भी यूज कर सकते हो और एज ए एनोड भी आप इसको यूज कर सकते हो, एज ए एनोड भी कर सकते हो, एज ए कैथोड भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम जितने भी मेटल है सब मेटलों के लिए क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड अच्छा पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आईयूपीएसी ये कहती है कि आपके पास जो होगा वो हाइड्रोजन जो रिडक्शन पोटेंशियल आप इससे कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल आप इससे कैलकुलेट करेंगे। तो इतनी सी बात हुई।